हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ 100 मार्क्स के हिंदी का थर्ड चैप्टर, जो है थर्ड चैप्टर संपूर्ण क्रांति, उसका क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबको पता है कि संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया एक भाषण का लेखन के रूप में है। तो इसका आज हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो इसका आंसर देखते हैं कि जयप्रकाश जी स्पष्ट कहते हैं कि जो काम गलत होंगे उनकी नीतियाँ गलत होगी। सही बात है, जो काम गलत होगा उसकी नीति भी क्या होगी, गलत होगी। वे उसका विरोध करेंगे। बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। बापू में इतनी महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे कि हाँ मेरे बारे में कोई बुरा बोल रहा है या कुछ भी। ओके, वे हमें बुलाकर प्रेम से समझाना चाहते थे कि समझाना चाहते थे और समझाया भी। जवाहरलाल नेहरू बड़े भाई थे। वे उनको भाई भी कहते थे। उनका बड़ा स्नेह उनके ऊपर था। तो जो जवाहरलाल नेहरू है उनका स्नेह किन पर था, तो जयप्रकाश नारायण पर उनका स्नेह था। ओके, फिर आगे है, वे जयप्रकाश जी को मानते भी काफ़ी थे। जयप्रकाश जी भी उनको बड़ा आदर करते थे। उन्होंने भी जयप्रकाश जी की आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। जो जवाहरलाल नेहरू है उनका आलोचना जयप्रकाश नारायण ने कई बार की है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसका बुरा नहीं माना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है। उन सुझावों से आप कितना सहमत है। तो चलिए, ये सही बात है कि उनके चुनाव नीति से आप कितना सहमत है, देख लेते हैं आंसर में। जयप्रकाश जी मानते हैं कि आज के मतदाता को केवल इतना अधिकार ही प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान कर पाता है। पर मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और न स्वतंत्र होती है। न उम्मीदवारी के चयन में मतदाताओं का हाथ रहता है और उनके जो अपने चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि पर उनका कोई अंकुश नहीं रहता है। सही बात है कि जब लोग चुनाव में क्या होता है, चुनाव होता है तो वहाँ वोट डालने तो जाते हैं। वोट के बाद जो प्रतिनिधि जीत जाता है, जो वहाँ का लीडर बन जाता है, फिर उस पर क्या होता है, जनता का अंकुश नहीं रह पाता है। फिर उसके बाद वो प्रतिनिधि जो जीतता है वो अपना मन का काम करने लगता है। ओके, तो फिर आगे बोल रहे हैं कि जयप्रकाश जी इसमें परिवर्तन चाहते हैं। साथ ही चुनाव में जो रुपया जाति बाहुबल का प्रयोग होता है, जो मिथ्या भाषण और मिथ्याचरण होता है, यह भी समाप्त होना चाहिए। हाँ, आजकल के नेता लोग क्या होते हैं कि वो वोट लेने के लिए, जीतने के लिए इलेक्शन में क्या करते हैं, बहुत सारा रुपया खर्च करते हैं, जात में लड़वा देते हैं, जो 2 जाति में लड़वा देते हैं, अपना बाहुबल यूज करते हैं। यानी हम पावरफुल है, अगर हमको वोट नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे, तुमको घर से उठवा लेंगे वगैरह वगैरह, ये सब काम करते हैं। और फिर मिथ्या भाषण यानी झूठा भाषण देते हैं, मिथ्या आचरण यानी झूठा रख रखाव रखते हैं बस चुनाव के समय। फिर चुनाव जैसे ही खत्म वो सब भी खत्म हो जाता है। तो इसको समाप्त करना चाहते हैं जयप्रकाश नारायण। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। आगे है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्तों पर स्वीकार करते हैं? चलिए हाँ, ये बात सही है कि जब जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व अपने कंधे पर लेते हैं तो उनका इसमें क्या क्या शर्त रहता है, चलिए देख लेते हैं। आंदोलन के नेतृत्व में के विषय में जेपी के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाएगी। सही बात है, सबकी सलाह लेनी चाहिए, सबकी बात सुन ली जाएगी, छात्रों की बात तो अधिकाधिक सुनी जाएगी, जितना भी समय होगा उनके साथ बिताया जाएगा, उनसे बहस भी की जाएगी। हाँ भाई, कोई भी पार्टी है तो उसमें थोड़ा बड़ा बहस भी होता है, तो बहस भी की जाएगी, उनकी बातें समझी जाएगी और अधिक से अधिक समझने का प्रयास किया जाएगा। ओके, सही बात है, सबकी बात को समझा जाएगा, सबका बात रखा जाएगा। पार्टी बना है, एक संगठन बना है, तो उसमें सबका बात होना चाहिए। आगे है कि जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी और फैसला मेरा ही होगा। तो जयप्रकाश नारायण क्या बोले कि सबका बात सुना जाएगा, छात्र हो या कोई भी आदमी हो, पार्टी में सबका बात सुना जाएगा, लेकिन जो लास्ट फैसला होगा वो किनका होगा? जयप्रकाश नारायण जी का होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। सबको इस फैसले को मानना होगा, आपको भी मानना होगा। मतलब ये जो फैसला जो भी जेपी करेंगे उनका फैसला सबको मानना पड़ेगा। यहाँ तक बात साफ है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ कहा था कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगी, बहस भी होगी, पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। और ये बात उन्होंने अपने भाषण में एकदम सही रूप से पूरा खुलेआम बता दिया था कि फैसला जो अंतिम फैसला होगा उन्हीं का होगा। आगे है, यदि यह नहीं हो सकता तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे। हाँ सही बात है, एक मेन लीडर होना चाहिए जो फैसला वो ले उसी को सबको मानना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि पूरा समिति जो संगठन है वो सारा क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका का प्रवास परिचय दे। इसकी अवधि में कौन कौन सी बातों को प्रभावित करती है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। वे बताते कि 1921 में के जनवरी के मास में पटना कॉलेज में आईएससी के छात्र थे। कौन? तो जयप्रकाश नारायण जी। अन्य छात्र भी थे, मतलब अन्य पढ़ाई भी की थी, अन्य चीज के भी छात्र थे। सबने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। फिर डेढ़ वर्ष पढ़ाई ठप रही। उनका जो पढ़ाई था वो 1.5 वर्ष क्या हो गया? ठप हो गया। वे साइंस के छात्र थे, अतः उन्हें फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेजा गया। वहाँ प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करके उनसे कुछ सीखा जाए। जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु तैयार नहीं थे, क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी, तो इसलिए वो तैयार नहीं थे। और उनको कहाँ भेजा गया? एक जगह लैब में भी भेजा गया, और लैब क्या है? फूलदेव सहाय वर्मा के पास लैब में भेजा गया, और वहाँ उनसे कुछ कुछ प्रयोग करके सीखे सब, क्योंकि वे साइंस के छात्र थे, साइंस से पढ़े थे, इसलिए उनसे सब सीखना चाहता था कि हाँ कुछ तो नया सिखाएंगे, कुछ तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक, आगे है फिर उन्होंने बिहार विद्यापीठ में आईएससी में परीक्षा दी और पास भी हो गए। और उन्होंने बिहार के जो विद्यापीठ है वहाँ से आईएससी की परीक्षा दी और वहाँ से पास भी कर गए। फिर आगे अमेरिकी प्रवास। पिताजी मात्र रेवेन्यू असिस्टेंट थे। उनकी
ऐसी हैसियत नहीं थी कि जेपी को अमेरिका भेजा जा सके, पर जेपी ने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके भी लड़के पढ़ सकते हैं, अतः वह अमेरिका गए। पर यह बात अनेक व्यक्तियों को नहीं भाई। फिर क्या हुआ कि जेपी जी के पिताजी क्या थे, रेवेन्यू असिस्टेंट थे, तो उनका इतना हैसियत नहीं था कि वो जेपी जी को अमेरिका भेज पाए, जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका भेज पाए और वहाँ पढ़ा पाए। लेकिन अमेरिका के बारे में जयप्रकाश नारायण जी सुने हुए थे कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं यहाँ से या कहीं और से भी जाते हैं तो वहाँ मजदूरी करके भी वो पढ़ लेते हैं, तो इसलिए वो गए अमेरिका। लेकिन यहाँ के भारतीय लोगों को, कुछ लोगों को ये नहीं भाया कि यहाँ भारत का होके अमेरिका में पढ़ने गया वगैरह वगैरह। हम लोग के भी मोहल्ले में होता होगा ऐसा कि आदमी लोग तरह तरह के बात करने लगता है, तो वैसा ही उस टाइम भी हुआ जेपी के साथ कि उन लोगों को नहीं भाया ये बात। आगे है फिर, क्योंकि उत्कृष्ट राष्ट्रीय चेतना के यह विपरीत था, उन्हें अमेरिका का दलाल बताया गया। वहाँ उन लोगों ने बागान में काम किया, उन्होंने बागान में काम किया जिस समय वे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। छुट्टियाँ में काम करके इतना कमा लेते थे कि बड़े मज़े से खा पीकर कुछ बचा भी लेते थे, कुछ कपड़े हेतु, कुछ फीस के लिए। बाकी हर दिन 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में या बर्तन धोए और वेटर का काम किए। और बाप रे, इतना काम किए उन्होंने, रेस्टोरेंट में, होटल में बर्तन धोए और वेटर का काम करके वो क्या किए कि रोज 1 घंटा ये काम करते थे पार्ट टाइम जॉब के तरह, और पैसा इकट्ठा करते थे ताकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, वहाँ फी दे सके। फिर क्या हुआ कि वहाँ छुट्टी कुछ दिनों के लिए हुआ, तो छुट्टी में वो एक काम अच्छा से दिन भर का जो डेली का रूटीन के हिसाब से किए, तो वहाँ अच्छा खासा पैसा कमा लिए और अपना कुछ कपड़ा भी खरीद लिए, मस्त से खा पी लिए और फी भी बचा लिए, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का फी भी बचा लिए। फिर आगे है, जब बीए पास किया, स्कॉलरशिप मिलने लगी। फिर 3 मास बाद डिपार्टमेंट के असिस्टेंट भी हो गए। वहाँ क्या हुआ कि वे जेपी जी क्या किए, बीए पास किए, तो फिर उनको स्कॉलरशिप मिलने लगा और 3 महीना बाद क्या हो गए, डिपार्टमेंट के असिस्टेंट उनको बना दिया गया। अच्छा पढ़ने लिखने में थे, अच्छा उनका व्यवहार था, इसलिए। फिर ट्यूटोरियल की क्लास भी लेने लगे। फिर जीवन थोड़ा आराम से कटने लगा। फिर वो क्या किए, ट्यूटोरियल के क्लास भी लेने लगे। अब जब मान के चले कि कोई धीरे धीरे, हम भी अभी नया वीडियो स्टार्ट किए यूट्यूब पर डालना, अब धीरे धीरे क्या होगा कि मेरा लेवल बढ़ता जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा कि हम भी आगे आप लोग को और अच्छा फैसिलिटी दे पाए। तो इसी जेपी जी क्या हुए कि पहले बीए पास किए तो उनको स्कॉलरशिप मिलने लगा, फिर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट बन गए। अब क्या हो गया कि ट्यूटोरियल क्लास भी लेने लगे, तो उनका जीवन क्या हो गया, थोड़ा आराम से कटने लगा। तो यही उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। और ये जो भी चैप्टर में जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और अच्छे से याद करके एग्जाम में जाइए। ठीक, आपको एग्जाम में अगर पूछे तो जैसे इस क्वेश्चन में आंसर दिया गया एकदम सेम आप वैसा लिखिए, एकदम पूरा अच्छा से, ताकि आपको अच्छा नंबर मिले। ओके, तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, दिनकर जी की का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो जेपी जी अपने भाषण में दिनकर जी का जिक्र किए हैं, तो उनके बारे में ये भी बात बताया है। तो चलिए आंसर इसका देखते हैं। आंसर है, दिनकर जी रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। क्या थे, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे रामनाथ गोयनका जी, और उन्हीं के यहाँ दिनकर जी मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया। गोयनका जी ने उन्हें विलिंगडन नर्सिंग होम में भर्ती कराया।
ओके, उनको जल्दी से 3 मिनट के अंदर में ही हॉस्पिटल में और कौन से तो विलिंगडन नर्सिंग होम में पहुंचाया गया। ठीक, सारा इंतजाम था वहाँ पर, सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, वहीं उनका निधन हो गया। यानी डॉक्टर लोग पूरा कोशिश किए कि नहीं दिनकर जी को बचा ले, सारे औजार के साथ वो रेडी थे, लेकिन उनका हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया और वहीं पर उनका निधन हो गया। ठीक, तो चलिए दिनकर जी के बारे में था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो ये क्यों नहीं शामिल हुए, इसका कारण है, तो चलिए इसका कारण देखते हैं आंसर में। जयप्रकाश ने लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्टों को हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई में अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई के नेतृत्व बुजुर्गा क्लास के हाथों में रहा था। तो मतलब जो लड़ाई थी, जो देश की लड़ाई थी, उनका जो नेतृत्व था वो बुजुर्ग लोग के हाथों में था। तो बुजुर्ग लोग बुजुर्ग के तरह सोचेंगे कि क्या कैसे करना है, तो उनको ये बात थोड़ा खल्ला कि नहीं, बुजुर्ग लोग के हाथ में ये नहीं रहना चाहिए। फिर है कि पूंजीपतियों के हाथ में होता है, अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए। जेपी स्वतंत्रता के दीवाने थे। जो जयप्रकाश नारायण थे वो अपने देश की स्वतंत्रता चाहते थे, वे आज़ादी चाहते थे। उनकी उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी। उस समय क्या हुआ था कि जो कांग्रेस पार्टी है वही आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्होंने उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ कर दिया और जाके कांग्रेस में जुड़ गए। इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं जुड़े, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी, अलग अलग थी और उनका जो कमान था यानी नेतृत्व था बुजुर्गों के हाथ में थे, बुर्जुआ क्लास के हाथों में था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत है? इनके गुणगान हेतु क्या सुझाव देंगे? सही बात है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या थी, सरकार की गलत नीतियाँ थी। तो हम लोग तो सहमत है कि हाँ, सरकार गलत नीति निकालेगा तभी तो वो गलत बात होगा ना, भ्रष्टाचार होगा, तो हम लोग सहमत है। चलिए इसका आंसर अच्छे से जानते हैं लेखन के रूप में। इसका मूल था कि सरकारी नीतियाँ ही उत्तरदायी है, इसके कारण ही भूख है, महंगाई है, रिश्वतखोरी और यह भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम चलता ही नहीं है। सरकारी दफ्तर, बैंक अर्थात प्रत्येक स्थान पर यह प्रसार हुआ और विकराल रूप से प्रसार हुआ है। सही बात है, आजकल कहीं भी बिना घूस के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। हर जगह रिश्वत देना ही पड़ता है आम लोग को। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षण संस्था तथा शिक्षण संस्थाएं तक भ्रष्ट हो गई, फिर बचा ही क्या है? युवा वर्ग हमारा अंधकार में भटक रहा है। वह ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार न प्रसार हो। फिर उसकी जड़ें कहाँ खोजी जाए, कहाँ तक नहीं है उसकी जड़? गांव में, सड़क पर, रेल मीटर में, खेत खलियान में, अस्पताल और पुलिस विभाग में तो उसकी जड़ों का जाल बिछा हुआ है। सही बात है, आजकल के पुलिस विभाग में तो बिना घूस के काम ही नहीं चलता है। देखिए, हम सब पुलिस को नहीं कर रहे हैं, बहुत पुलिस ईमानदार भी होते हैं, लेकिन बहुत जगह गाँव में क्या होता है कि बिना घूस दिए हुए पुलिस घर तक तो आती ही नहीं है। तो ये जेपी के द्वारा दिया गया है, इसमें मेरा कोई साथ नहीं है। जेपी जी दिए हैं कि वहाँ पर ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, घूसखोरी होता है, और बाकी जो रेल मीटर है वगैरह वगैरह, खेत खलियान में भी क्या होता है, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार चल रहा है। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब है सरकार की नीतियाँ। तो इसका
जवाब किसको देना है, उत्तरदायी कौन है, सरकार की नीतियाँ है कि सरकार खुद एक अच्छा नीति अपनाए जहां भ्रष्टाचार न हो पाए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर है, संघर्ष समितियों में जयप्रकाश जी की क्या अपेक्षाएं थी। तो आंसर देखते हैं इसका। जब चुनाव आए, संघर्ष समितियां मिलकर आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करे अथवा उम्मीदवार खड़ा किए जाए, इनमें से किसी को मान्य करे। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं बनी, तब कोई ऐसा रास्ता खोजा जाए जिसमें आपस में फूट के बिना समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी, एक उम्मीदवार को अपना मान्यता दे सकेगी। सही बात है कि इसमें बिना कोई फूट डाले हुए ही हम लोग को अपना एक अच्छा, आम जनता में से ही एक अच्छा प्रतिनिधि चुनना चाहिए, उम्मीदवार चुनना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बोल रहे हैं कि वे चाहते हैं कि चुनाव में जनता एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों के में संघर्ष समितियों के उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। साथ ही विजय प्रत्याशी की गतिविधियों पर समितियां कड़ी निगरानी फैलाएगी। यदि उस क्षेत्र में प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उसको त्याग पत्र देने हेतु बाध्य करेगी। एकदम करेक्ट है बुआ, ये बात बहुत ही बेस्ट बोले हैं जयप्रकाश नारायण जी कि अगर कोई हमारा उम्मीदवार चयन होता है और वो जीत जाता है, ठीक, तो जीत जाने के बाद जो हमारा समिति वो क्या करेगी, उसकी गतिविधियों पर नज़र डालेगी, उसकी गतिविधियों पर निगाह डाले रहेगी, नज़र टिकाए रहेगी। जैसे वो कोई गलत नीति अपनाता है या कोई गलत रास्ता अपनाता है, पकड़ता है, तो उसको फोर्स करेगी कि वो अपना त्यागपत्र दे दे। आपका यहाँ पर कोई काम नहीं, क्योंकि आप भी तो गलत काम कर रहे हैं, तो आप अब यहाँ रखकर कुछ नहीं कर सकते, आप अपना त्यागपत्र दे दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। बोल रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र और समाजवाद में किस प्रकार संबंध है। देखिए, दल विहीन का मतलब होता है कि जिसमें वैसा समिति जिसमें कोई दल वगैरह ये सब न बना रहे, वैसा लोकतंत्र जो कोई दल से न चले, बस एक उम्मीदवार, दो उम्मीदवार अपना मन से बिना कोई दल के खड़ा हो और उसी में से एक को चुना जाए। और साम्यवाद का भी वही मतलब होता है कि उसमें कोई दल वगैरह ये सब न बना रहा है। ठीक, तो इसमें संबंध देखते हैं आगे आंसर में। दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना सर्वोदय का सिद्धांत है। ये सर्वोदय का सिद्धांत है। सही बात है कि ये हमेशा रहना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि उनकी मान्यता है ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सकता है। मार्क्सवाद भी दल विहीन लोकतंत्र का हिमायती है। यह लोकतंत्रवाद का एक मूल आदेश भी है। वे यह मानते हैं कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाता है, उसी मात्रा में राज्य का अस्तित्व भूमिल होता जाता है और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित हो जाती है, यानी कि वहाँ पर कोई भी नियम वगैरह नहीं हो पाता है। फिर वह समाज निश्चित रूप से लोकतांत्रिक होगा, साथ ही दल विहीन होगा। सही बात है कि वहाँ पर जैसे जैसे सब कुछ सुधरता जाएगा, सब अपना कर्तव्य पहचानेगा, अपना साम्यवाद का अर्थ पहचानेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक दलहीन लोकतंत्र का स्थापना हो जाएगा और वहाँ की जो नीतियाँ है वो गलत कभी नहीं हो पाएगी, हमेशा सही रहेगी। अगर कोई सरकार गलत भी करती है तो वहाँ की जनता क्या होके जागरूक होके उनको कहेगी कि आप अपना त्यागपत्र दीजिए। ओके, चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न में क्या है कि पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। यहाँ पर प्रसंग है कुछ दिया हुआ, उसको स्पष्ट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है,
अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालती है, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण के भाषण जो उन्होंने सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था से लिया गया है। या मतलब वो जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, उससे लिया गया है। फिर आगे है कि उस समय जो सरकार थी उनकी नीतियां और क्रियाकलापों की आलोचना करते हुए जयप्रकाश जी कहते हैं कि आज हम सभा भी नहीं कर सकते, सभा में आने वाली जनता को रोका जाता है। सही बात है कि जो अच्छा कोई शांतिमय कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पर जनता को आने से सरकार क्या होती है, रोकती है, लाठियाँ चलाती है, गोलियाँ चलवाती है, वगैरह वगैरह। ठीक, रोका जाता है, उन पर बल का प्रयोग किया जाता है। यही वास्तव में डेमोक्रेसी के दुश्मन है। हाँ, जो सरकार ऐसा करती है वो क्या होगी, डेमोक्रेसी की दुश्मन होगी। फिर आगे है डेमोक्रेसी में सभा करने का अधिकार जनता को प्राप्त है। जो व्यक्ति शांतिमय कार्यक्रम में भी बाधा डालते हैं वे कार्यक्रम आने वालों को बंदी बनाते हैं, उन पर लाठियां बरसाते हैं। क्या अपराध है उनका? मात्र यही कि वे सभा में जाते ही रहते हैं। अतः प्रजातंत्र में वास्तविक शत्रु यही है। और यही क्या है बुआ, प्रजातंत्र में वास्तविक शत्रु यानी प्रजातंत्र की वास्तविक दुश्मन है, वहाँ का इनेमी है, डेमोक्रेसी का दुश्मन है, जो क्या करते हैं कि शांतिमय कार्यक्रम में आने पर जनता पर लाठियां बरसाती है। ठीक है ना, वहाँ बंदी करवा देती है। ठीक, तो वो सब क्या है, उसकी दुश्मन है, जनता की दुश्मन है, डेमोक्रेसी के दुश्मन है। चलिए ख नंबर प्रश्न देखते हैं। ख नंबर प्रश्न है कि व्यक्ति से नहीं, हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। हाँ, ये जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में डायरेक्ट साफ साफ ये बात बोल दिए कि अगर कोई सरकार गलत नीति अपनाती है या गलत सिद्धांत देता है या कोई गलत कार्य करता है तो हमको उस सरकार से, उस व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, उसकी गलत नीतियों से, गलत सिद्धांतों से और गलत कार्यों से झगड़ा है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बोल रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण के भाषण जो उन्होंने सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था से लिया गया है। जयप्रकाश जी अपने पटना भाषण में यही कहा था कि आज जो कुछ देश में हो रहा है वह नीतिगत कम स्वार्थगत अधिक है। यानी नीतिगत कम और स्वार्थगत अधिक है। यानी कोई नियम निकाल रहे हैं, कोई सरकार कोई नीति निकाल रहा है तो वो जनता के फायदा के लिए कम और सरकार के फायदा के लिए ज़्यादा वो नीतियाँ हैं। ठीक, फिर आगे है उसके कर्ता धर्ता हमेशा शासक है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनके इशारे पर ही हो रहा है। हाँ, सही बात है कि कोई भी काम होता है तो क्या होता है कि कोई उस पर हेड बैठा हुआ होता है, उसी के इशारे पर क्या होता है, सारा काम होता है। तो वही उसका कर्ता धर्ता है जो गलत नीति अपनाता है जिसमें जनता को कम फायदा और सरकार को ज़्यादा फायदा होता है। ठीक, फिर आगे है कि वे ही उनके लिए पूर्णतः उत्तरदायी है, पर मैं उन्हें कम दोषी मानता हूँ। मैं तो उन नीतियों को ही दोषी मानता हूँ जिनके आधार पर सत्ता वाले यह सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ भी उन्होंने बात क्लियर कर दिया है कि वे उस सरकार से नहीं झगड़ा करना चाहते, उस नीति को गलत मानते हैं जिस पर सरकार काम कर रही, जिस पर सत्ता बल दे रही। ओके, फिर आगे है अतः वास्तविक दोषी व्यक्ति नहीं मात्र नीति है। कहा तो यह ही जाता है कि हमारी नीतियाँ जनता के लिए है, पर वास्तविकता यह है कि उनकी कोई नीतियाँ ही नहीं है। अगर कुछ है भी तो वह स्वार्थ हित है। क्या है? स्वार्थ
हित है, यानी उनके स्वार्थ के लिए जो भी नीति हो रहा है उनके सरकार की उनके स्वार्थ के लिए हो रहा है, जनता के स्वार्थ के लिए नहीं हो रहा है। बस कहा जाता है कि जनता के लिए, लेकिन जनता के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ सरकार के लिए होता है। ठीक, तो यही उनके अनुसार ये नीतियाँ गलत है, जो जनता के लिए गलत है, और उनका झगड़ा सरकार से नहीं है, कोई व्यक्ति से नहीं है, उनकी गलत नीतियाँ से नहीं है। तो ये जो भी जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन जो क्या है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग सभी इसको कॉपी में उतार लीजिएगा, और कॉपी में उतारने के में दिक्कत हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसी नाम का बना हुआ है रीडेबल स्टडी पॉइंट से, वहाँ से जुड़ जाइए और मैं आपको PDF दे दिया करूँगा। अगर आपने मेरे इसी चैप्टर संपूर्ण क्रांति का समरी वाला वीडियो या इसका ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, या मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर वीडियो ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और आज भर के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड लक। ओके बाय, जय हिंद।